हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इस बार सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि मेटाकॉग्निशन और आपका लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडल्ट लर्नर क्या है, एडोलेसेंस लर्नर क्या है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, जो अपकमिंग एग्जाम है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कोई सा भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर किया करिए, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अब जो एनटीए के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं आपके काफ़ी मतलब थोड़ा लेवल उनका हाई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जो अब वीडियो दे रही हूँ उनको आप देख लीजिए। इससे पहले भी जो वीडियो दे चुकी हूँ उनको भी देख लीजिए। ठीक है, आईसीटी के सवाल हों चाहे आपके रिसर्च से संबंधित हो, मैंने मैक्सिमम पीवाईक्यूज में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन साथ में दिया हुआ है, तो आप लोग उनको देख लीजिए जिनके भी एग्ज़ाम आने में अभी टाइम है। ठीक है, और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, जिनका हो चुका है, वो अपने कमेंट में बताएं कि कैसा हुआ है। अगर आपका पेपर भी आज था या हो चुका है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे अपना आप जो है कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि हम एनालिसिस कर सकें। तो जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। अगर अभी आपका एग्ज़ाम है या आने वाला है तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, नेट जेआरएफ क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन आपके कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लर्नर की, तो लर्नर आपका कोई भी हो सकता है। जो भी चीज़ सीखने के लिए प्रयासरत है वो कोई भी हो सकता है। वो एडल्ट हो सकता है या कोई कम एज का भी हो सकता है, प्रौढ़ भी हो सकता है, मतलब एडल्ट हो सकता है, कोई किशोर एडोलेसेंस हो सकता है ना। तो इस तरह से लर्निंग तो किसी के द्वारा हो सकती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम डिफरेंस जानते हैं कि एडल्ट एंड एडोलेसेंस लर्नर में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस जानिए कि क्या है। तो देखिए, वयस्क शिक्षार्थी और किशोर मतलब एडल्ट एंड एडोलेसेंस लर्नर के जो इनके कई एस्पेक्ट के ये आधार पे ये भिन्न होते हैं। जैसे कि इनमें कई तरह की जो है डिफ्रेंशिएशन होता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें देखिए आपके जो यहाँ से सवाल बनेंगे वो अधिकतर स्टेटमेंट के सवाल में बनते हैं या आपसे इस तरह से क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं। तो इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो काफ़ी डीप में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसकी हम थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एडल्ट लर्नर और एडोलेसेंट लर्नर में क्या क्या जो है असमानताएं होती हैं, क्या भिन्नताएं होती हैं। तो ये भिन्नताएं कई पहलुओं में होती हैं, जैसे कि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव से मतलब बुद्धि से होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो होगा ही डिफरेंस, है ना। कहाँ एक एडल्ट है जो प्रौढ़ है, उसकी एज मतलब ओल्ड एज है या उसकी जो है एज ज़्यादा है, और एक है एडोलेसेंट, तो बिल्कुल होगा कॉग्निशन एबिलिटीज़ में भी होगा। मोटिवेशंस, ठीक है, मोटिवेशंस में लाइफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इनकी जो ये प्रायोरिटीज़ के तौर पे हैं, जिनसे कि यहाँ पर अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिफरेंस जो है इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़, अब इसमें क्या होता है, वयस्क अगर एडल्ट लर्नर्स की बात करें तो आमतौर पर ये किशोरों की तुलना में अधिक विकसित इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। इनके पास मैच्योर तर्क कौशल, यहाँ पर रीजनिंग स्किल और यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटीज़ भी उनकी ज़्यादा होती हैं, और जो क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी ओर किशोर, अभी इनमें क्या होता है, इन सब एबिलिटीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो एक तो पहला यही हो गया आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़।
इन सब चीज़ों को बताने का मेरा मोटो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन, क्योंकि कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें मैं नहीं ये कह सकती हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा या PYQs ऐसा आया था तो ऐसा ही आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपको वही क्वेश्चन न्यू फॉर्म में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस। तो एडल्ट के पास क्या है, यहाँ पे जीवन के अनुभवों का खजाना होता है जो उनके सीखने को प्रभावित कर सकता है। उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, अपनी जो है जिम्मेदारियां होती हैं और प्रीवियस नॉलेज होता है जिसे नई सीखने की स्थितियों में वो लागू कर सकता है, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। दूसरी ओर किशोरों के पास जीवन का अनुभव कम होता है और अपनी शिक्षा के लिए वो औपचारिक शिक्षा पर, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, उस पर ये भरोसा करते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पर जो एडल्ट लर्नर्स हैं जो वो क्या होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है और उनका अपना सीखने का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है। वो कैरियर में यहाँ पे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और विशिष्ट लक्ष्यों से वो मोटिवेट हो सकते हैं। और जबकि जो एडोलेसेंट हैं, किशोर हैं, उनमें वो क्या होते हैं, बाहरी प्रेरक हो सकते हैं। जैसे कि बाहरी प्रेरक से क्या मतलब, देखिए मोटिवेशन के भी दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक तो होता है कि आप खुद से सीखने के लिए, जैसे कि अभी आप नेट JRF करना चाहते हैं, आपके पास कोई कोई फोर्सफुली प्रेशर कुछ नहीं है, ना आपके पेरेंट्स का है ना आपके टीचर का है, लेकिन आप खुद से करना चाहते हैं क्योंकि एक आप रेपुटेड जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, है ना। तो आपको नेट JRF क्लियर करना ज़रूरी होता है, तब आप जाके PhD करो या ना करो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे आप तब पहुंच पाते हो। इसलिए ये आपका सेल्फ मोटिवेशन है, ये अंदर से आ रही है चीज़ें, है ना। तो यही होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो यहाँ पर किशोरों में क्या होता है, बाहरी प्रेरक होते हैं। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेड, अगर उनको वहाँ पर ग्रेड पाना है, माता पिता की अपेक्षाएं, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, या आपका सोशल प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल होती हैं। अब देखिए इतनी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें पता लग गई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीखने की प्राथमिकता, लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी किस तरह से डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग प्रेफरेंस की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं यहाँ पर व्यवहारिक, प्रासंगिक और समस्या केंद्रित, यहाँ पर प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग होती है इनकी, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ये प्रायोरिटी देते हैं। कौन, जो एडल्ट हैं, वे अक्सर ज्ञान के वास्तविक दुनिया के यहाँ एप्लीकेशंस की सराहना करते हैं, जो वे तुरंत सीखते हैं और लागू करने की क्षमता को महत्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग की बात होती है एडल्ट लर्नर के केस में, ठीक है। और किशोरों की प्राथमिकताओं का मिश्रण हो सकता है। वे मतलब यहाँ पर जो एडोलेसेंट होते हैं वे संरक्षित और शिक्षा का आधारित दृष्टिकोणों के प्रति ग्रहणशील होते हैं, मतलब मोर रिसेप्टिव टू स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर लेड अप्रोचेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जैसा पहले ही कहा ना कि फॉर्मल लर्निंग पे वो बात करते हैं, मतलब उसके प्रति जो है वो ज़्यादा जागरूक रहते हैं, मतलब ज़्यादा जो है वो रहते हैं, रेडी रहते हैं, मतलब तत्पर रहते हैं। तो यही कह रहा है कि शिक्षा का आधारित दृष्टिकोण के प्रति ग्रहणशील हो सकते हैं। उनकी जो रिसेप्टिव पावर है वो टीचर को लेके अपना ज़्यादा जो है रहती है कि हम टीचर से सीखें, ठीक है। सेल्फ लर्निंग वाला या प्रॉब्लम सेंटर्ड इनका ऐसा कुछ नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, यहाँ पर वयस्क शिक्षार्थी आमतौर पर स्वनिर्देशित होते हैं, मतलब वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी सीखने की प्रक्रिया पर उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है और अपनी जो उनकी नीड है उनके अनुरूप विषय, मतलब क्या फील्ड हो सकती है, कौन सा ऐसा उनका जो है प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर विधि और गति का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से वो टॉपिक्स का, मेथड्स का और पेस, मतलब जो उनको सूट करता है वो उस तरह से उनका चयन कर सकते हैं। और जबकि एडोलेसेंट के पास, किशोरों के पास यहाँ पर ऑटोनॉमी लेस होती है, ठीक है। वो एंड रिलाई मोर ऑन गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय टीचर और पेरेंट, वो टीचर या पेरेंट के द्वारा मार्गदर्शन और संरचना पर अधिक भरोसा करते हैं। तो ये कुछ इसमें डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए। फिर इसके अलावा देखिए सीखने का माहौल, यहाँ पर जो एडल्ट होता है अक्सर स्वेच्छा से सीखने में संलग्न होते हैं और यहाँ पर गैर पारंपरिक, मतलब नॉन फॉर्मल, मतलब नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग एनवायरनमेंट सच एज ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप और एडल्ट एजुकेशन सेंटर, ये सब जो है ऐसे केंद्र चुन सकते हैं, ठीक है। और जबकि किशोर क्या है, मुख्य रूप से जो है स्ट्रक्चर्ड जो है कंटेंट को, मतलब सिलेबस को
और विशिष्ट ग्रेड स्तर की आवश्यकताओं के साथ औपचारिक शैक्षिक सेटिंग जैसे स्कूल में सीखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, ये जनरलाइजेशन का प्रोसेस है जहाँ प्रत्येक समूह के भीतर महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण भिन्नताओं से मतलब जैसे कि आपको पता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसे होता है कि एक क्लासरूम में आप वहाँ के टीचर हो तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अपनी अपनी भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, उनकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी होगी, उनकी अपनी एबिलिटी होगी। तो इस तरह से हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है और एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर किस तरह से डिफरेंसेस होंगे। व्यक्तिगत विशेषताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीखने की शैली, उनकी अपनी जो स्टाइल हो सकती है, या सोशल कल्चर, मतलब यहाँ पर जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो कि एडल्ट और किशोरों को सीखने के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिनसे आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये भी आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के ही से संबंधित होता है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन हमारी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचने और समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। ये अपने खुद के स्वयं के विचार, मतलब ये जो ओन थॉट्स, अपने ओन थॉट्स, नॉलेज एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इनके जो है क्षमताओं के बारे में जागरूकता और समझ है। मेटा का अर्थ है क्या? मेटा का मीनिंग है बियॉन्ड और अबाउट, मतलब परे या इसके बारे में। और मेटाकॉग्निशन को इसलिए सोचने के बारे में मतलब सोचा जा सकता है। मतलब मेटाकॉग्निशन कैन बी थॉट ऑफ एज ए थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, सोच के बारे में सोच, मतलब चिंतन जिसको बोलते हैं, थिंकिंग। ठीक है, चिंतन में चिंतन, है ना, इस तरह से थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो इस तरह से मेटाकॉग्निशन में ये जानना शामिल है कि हम कैसे सीखते हैं। मतलब मेटाकॉग्निशन के बारे में जैसे बताया ना, सोचने के बारे में सोचा जाता है। और तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, प्रॉब्लम को कैसे जो है इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपकी आती है जैसे कि प्लानिंग, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, मतलब मेटाकॉग्निशन के प्रोसेस में। ठीक है, मतलब योजना, ध्यान, समझ और स्मृति जैसी हमारी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी और यहाँ पर रेगुलेशन शामिल होता है। ठीक है, तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हमें ये समझने में मदद करती है कि सीखने और समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सी विशिष्ट रणनीतियों का उपयोग कब और कैसे किया जाए। तो मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होती है, जो कि सोच के ऊपर की सोच है ना। हम सोच कुछ रहे हैं, लेकिन मतलब आपको लगता है हम सोच कुछ रहे हैं, लेकिन हम उससे ऊपर के लेवल की चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेटाकॉग्निशन, और यहाँ से सवाल आपके बनते ही हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपके PYQs हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी ये PYQs हैं आपके जो अभी 2023 वगैरह में आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर है कि किस उच्चतर क्रम के ज्ञान से किसी विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री के अधिगम के स्तर और अधिगम की गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है। What higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one's student learn material। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अधिगम के स्तर और अधिगम की गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है। तो ये किसके थ्रू होगा? तो यहाँ पर देखिए, क्या रोट के थ्रू होगा, प्रोसीजरल के थ्रू होगा, डिक्लेरेटिव के थ्रू होगा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको याद करने से तो किसी के उसमें अंतर नहीं आ सकता है ना, कि लर्निंग की स्पीड में अंतर हो जाए या उसके लेवल में अंतर हो जाए। ये होगा आपके बुद्धि से। ठीक है, जिसके पास जितनी बुद्धि होगी उतना ही फर्क होगा। अगर ज़्यादा है, आपका मेटाकॉग्निशन लेवल हाई है, तो आप जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, है ना, लेवल भी उसका अलग होता है। तो यही चीज़ें, ये किससे डिफरेंस हो रही हैं, ये आपकी मेटाकॉग्निशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं? अब देखिए, यहाँ पर श्रवण कौशल की बात कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, इनको कई आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें से एक क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग।
ठीक है। तो पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है, श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है और श्रवण शैली भी 4 प्रकार की होती है। तो लिसनिंग स्टाइल कौन कौन सी हैं, देखिए एक्टिव लिसनिंग, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग यहाँ पर कोई एक पर्पस होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बाकी प्रोसीजर होता है। उसके बाद आता है आपका समानुभूति, एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये यहाँ पर सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। समानुभूति मतलब दूसरे को जो है अनुभूत करना, तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव लर्निंग होगी यहाँ पर, लेकिन उसको दूसरे व्यक्ति को समझने, मतलब एज ए टीचर और स्टूडेंट ही हो सकता है या और भी कोई हो सकता है। तो हम यहाँ लेकिन किसके, क्लासरूम की बात करते हैं, तो ये टीचर और इसके लर्नर के बीच में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इवेल्युएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, ये तीसरी हो गई। मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, इसमें जो लिसनर है वो जो वक्ता के संदेश की एक्यूरेसी, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखेगा कि वो कितना इफेक्टिवली बोल रहा है चीज़ों को, उसका जो मतलब उसकी जो लिसनिंग है वो ये यहाँ पर इवेल्युएट करेगी चीज़ों को कि कितनी एक्यूरेट है, कितनी जो है कितनी हमारे लिए यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती हैं। उसके बाद चौथी आती है आपकी एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनात्मक श्रवण जिसको कहते हैं। इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली या भावात्मक मतलब इमोशनली रूप से यहाँ पर एक्साइट करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है, मतलब सराहनात्मक, एप्रिशिएट करने वाली, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग होती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बन गया है। तो देखिए इसमें है स्टूडेंट प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, स्पीड ऑफ द स्पीच, और फिर है आपका टाइमिंग ऑफ द स्पीच और रीजनल एसेंट मतलब क्षेत्रीय उच्चारण। तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो देखिए आपका स्पीड ऑफ द स्पीच है ना, ये भी मैटर करेगी, और उसके बाद टाइमिंग ऑफ द स्पीच एंड रीजनल एसेंट, क्षेत्रीय उच्चारण। आप जानते हैं इससे भी फ़र्क पड़ जाता है ना, बोली का भी, भाषा का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। अब देखिए तीसरा है स्टेटमेंट के फॉर्म में है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो है लर्नर सेंटर टीचर सेंटर्ड अप्रोच से है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स, है ना। तो क्या ये चीज़ सही है, लर्नर सेंटर अप्रोच? तो लर्नर अगर सेंटर अप्रोच है तो टीचर की नीड से तो यहाँ कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर सही नहीं है, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अधिगम करता लर्नर सेंटर्ड उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। तो दूसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सहयोगात्मक निश्चय पे मतलब जो यहाँ का जो दृष्टिकोण होगा वो लर्नर को सेंटर पे रखता है, बच्चों की ज़रूरत और उनके अनुभवों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, सहयोगात्मक निश्चय पे केंद्रित होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, इसमें सही होगा कि पहला तो इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोच समझ के यहाँ पे आंसर करने हैं। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में, सक्षमता से मतलब कह रहा है कि यहाँ पर कॉम्पिटेंस, सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। ये अभी 23 में ही आपके आया था, 2023 के ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है इसका फोल्डिंग है, असिस्टेंस है, एकोमोडेशन है, स्कीम्स है। कौन सी तकनीकी बच्चे की सक्षमता में वृद्धि के लिए, तो सही समय पर सही मात्रा में कौन सा सपोर्ट प्रदान करता है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। मैंने कई बार आपको बताया है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी और इसमें आपको ZPD स्कैफोल्डिंग दोनों के बारे में बता रखा है और दोनों से सवाल इस बार भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनना जरूर बनता है और आज भी पूछा गया है, जो 15 का आज का था, तो आज के भी सवाल में शायद ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि यहाँ पर पाड़ मतलब पाड़ लगाना, मचान लगाना, आप समझ रहे हैं, कोई सपोर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लर्नर है
वो अपने जो उसकी एबिलिटी है वहाँ तक सीखने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उसका जो सपोर्ट है कोई भी कर सकता है, टीचर हो, पेरेंट्स हो, किसी का भी जो है वो सहयोग लेके अपना जो है लर्निंग को पूरा कर सकता है। तो यही हो जाता है, ये जो प्रोसेस होता है यही स्कैफोल्डिंग होता है। और इसी के बीच में जो आपका डिफरेंस बनता है, एक लेवल जो कि वो अपने जो है स्वयं के प्रयास द्वारा एफर्ट कर रहा था, और दूसरा जो टीचर के प्रयोग मतलब टीचर के सपोर्ट से उसने आगे बढ़ना शुरू किया, या टीचर या पेरेंट्स के थ्रू मतलब किसी का भी सपोर्ट लेके उसने आगे बढ़ना शुरू किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही होता है ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल आते ही हैं आपका लर्निंग थ्योरी में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, किसी भी सेट में आ सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। एकोमोडेशन आपका किससे है? जीन पियाजे से है, ठीक है। और स्कीमास ये भी आपका यहाँ पर जीन पियाजे से है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए। अब दूसरा है, और लर्निंग थ्योरी की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया गया है, तो आप लोग उनको देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभवों के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या करेक्ट करता है या करती है। विद्यमान योजनाओं को यहाँ पर कह रहा है कि संयोजन मतलब कंबाइनिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टेंस स्कीम्स एंड टू अराइव एट न्यू स्कीम, मतलब यहाँ पर जो पहले से हैं एग्जिस्ट कर रही हैं योजनाओं को यहाँ पर मॉडिफाई करना या कंबाइन करना, और नई योजनाओं पर पहुँचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ये भी इस बार का ही क्वेश्चन है आपका। तो इसको कहा जाता है, देखिए इसको कहते हैं समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन कहते हैं। ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी में ही था, ठीक है। उन्होंने कई तरह के वो दिए थे टर्म्स, आपके अपने उसमें बताए हैं, और जीन पियाजे की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा, थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो पढ़ी होंगी, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े डीप में बनते हैं ना, NTA के द्वारा जो है कुछ लेवल हाई कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा चीज़ों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग जो है उन टर्म्स की पता होनी चाहिए। तो समायोजन की बात करें तो अगर हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के संतुलित करने व व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, सॉरी, ठीक है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये सारे जो टर्म्स हैं ये उन्हीं की थ्योरी में आए थे, जीन पियाजे की। तो इसी तरह से विरोधी आवश्यकताओं के संतुलित करने और व्यवहार संबंधी जो प्रोसेस होता है इसी को समायोजन कहते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, लेकिन आपके घर की जो है परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, लेकिन आप जब कहीं बाहर जाते हो तो आपको क्या है वो मतलब वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप चीज़ों को मतलब आपको अपने को समायोजित करते हो, है ना, एकोमोडेट करते हो। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि नई योजनाओं पर पहुँचने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? समायोजन के रूप में, ठीक है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय लर्नर एंड टीचर्स फॉर एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। आप देखिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आप ICT में भी पढ़ते हैं, तो आप क्या है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सवाल आपके बन रहे हैं वो कम्युनिकेशन से भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। और इस बार जो क्वेश्चन बने हैं अभी जो आज आपका 13, 14 और 15 में जो क्वेश्चन जो आ चुके हैं ना, 13, 14, 15 जून में जो अभी हो रहे हैं, तो इसमें भी कई लोगों के ऐसे कमेंट आए कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना एग्जैक्ट नहीं क्लैरिफाई हो रहा है कि ये आपका किस सेगमेंट से है, किस यूनिट से पूछा गया है। तो इस तरह से मिक्स टाइप में पूछे जा रहे हैं, तो आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा ऐसा टूल है जो कि लर्नर और टीचर के बीच में एसिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आप ICT में भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है कि टाइम मतलब टू द टाइम मतलब एकदम एक साथ, जैसे कि लाइव सेशन जो आपका होता है, तो लाइव में क्या होता है, लाइव स्ट्रीम में आप टीचर और स्टूडेंट मतलब यूट्यूब पे ही अगर आप पढ़ते हैं तो लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, आप टीचर भी हैं वहाँ पे और ऑनलाइन और आप भी, तो साथ में मतलब जो कन्वर्सेशन हो रहा है साथ में हो रहा है। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है कि चीज़ों को मतलब तुरंत आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है और आप छोड़ देते हैं अपना कमेंट और उसके बाद में आपको आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, एक मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं, तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है। तो एसिंक्रोनस की बात कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ईमेल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है आपका लाइव स्ट्रीम तो नहीं होगा, तो जो जिसमें भी ई ऑप्शन है इनको आप काट दीजिए, ये वाला हट जाएगा, यहाँ पर ये हट गया और ई ऑप्शन इसमें है ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है ईमेल हो गया विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स,
तो दूसरा सी हो जाएगा। फिर है यहाँ पर लाइव स्ट्रीम तो नहीं होगा, है ना, तो इसको काट देंगे, ये हो जाएगा आपका डिस्कशन बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से बी, सी और डी यहाँ पर ये होगा। ठीक, वेब कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर तो ये सिंक्रोनस में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये कुछ इसके क्वेश्चन हो गए जो आपके पूछे गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिंक्रोनस में क्या है, लर्नर और टीचर एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं। एक शिक्षक छात्रों को असाइनमेंट या एक कार्य सौंप देता है और जमा करने के लिए एक सीमा मतलब समय एक यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। छात्रों के प्रस्तुत करने के बाद जो टीचर है वो यहाँ पर इसको चेक करता है और अपना रिस्पॉन्स देता है। तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं? ईमेल, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने, असाइनमेंट भेजने या प्राप्त करने। ठीक है, आप ईमेल मतलब ईमेल पे आप दे सकते हो, अपना कोई भी कमेंट करना है, कुछ करना है। रिमाइंडर और आकलन करने के लिए किया जाता है। विकीज़ और कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, इसका उपयोग जानकारी को जुटाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये विकीज़ और ये हो गया ईमेल आपका। उसके बाद चर्चा, डिस्कशन बोर्ड, यहाँ पर देखिए इसका उपयोग पाठ्यक्रम विषय वस्तु के बारे में सहयोग, वाद विवाद और चर्चा के लिए किया जाता है। ब्लॉग, इसका उपयोग शिक्षकों और छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री और नोट साझा करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ये हो गया आपका ब्लॉग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि आपका किससे संबंधित है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज डिटरमिन्ड बाय, तो ये किससे संबंधित होती हैं? ये है आपकी, देखिए ये होती है आपकी इंटेलिजेंस और मोटिवेशन से संबंधित होती हैं। ठीक है, ये दोनों, इससे फिजिक और जेंडर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। ये सब भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप में चीज़ें हो जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर है इसका, तो इंट्रिंसिक में क्या होगा, दूसरों से प्रशंसा, ये क्या है, ये तो बाहरी सोर्स हो गया है ना, कोई आपका जो है तारीफ कर रहा है। किसी परीक्षा में उच्च ग्रेड प्राप्त करना, सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, एक शिक्षक से सजा से बचना है, अवॉइडिंग पनिशमेंट फ्रॉम ए टीचर। तो अब यहाँ पर देखिए ये है आपका जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करेगा, आपको खुद से प्रेरित करेगा कि मुझे सीखना चाहिए। इसमें कौन सी चीज़ होगी, ये होगा आपका एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किसी परीक्षा में उच्च ग्रेड, ये तो फिर आपका बाहरी सोर्स हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें कह रहा है कि मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस लर्नर सेल्फ इफिकेसी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आत्म प्रभावकारिता को, सेल्फ मोटिवेशन को प्रभावित करेगी, वो कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पर देखिए ये है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, इससे कोई मतलब टीचर्स, इंस्ट्रक्शनल स्टाइल नहीं। जो आपको सेल्फ मोटिवेट करेगी वो है आपका प्रीवियस एकेडमिक अचीवमेंट। अगर आपने पहले अच्छे नंबर पाए हैं तो आपको इस बार भी लगेगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए और मेरा जो है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेशन की बात होती है। एफिकेसी, हार्वर्ड गर्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि अपने और दूसरों के संवेग को समझने से संबंधित है? तो अब इसमें जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था, मतलब बुद्धि के कई पक्ष बताए थे, तो इसमें जो है अलग अलग थे इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन के अनुसार कौन सी बुद्धि अपने और दूसरों के संवेग की बात कह रहा है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी इसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ओन्स ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर। तो इमोशन को समझने के लिए ये थी आपकी इंट्रापर्सनल, जो कि दूसरों के, आपने इंट्रा और इंट्रल दोनों चीज़ें पढ़ी हैं कम्युनिकेशन में, मैंने पढ़ाया भी है आपको। इंट्रा और इंटर बहुत अच्छे से आपको मैंने डिफरेंस बताया था। तो देखिए इंटर है ना, फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, कम्युनिकेशन का ही है ये टर्म्स, तो दोनों आपके कम्युनिकेशन में ही आते हैं लेकिन अब हर जगह यूज़ होते हैं। तो देखिए इंटरपर्सनल, जब सेल्फ की बात करें, आप खुद से बातें करते हो, है ना, आप प्रेयर कर रहे हो, आप मन में सोचो कि अरे मैंने थोड़ा सा और मेहनत की होती, 2 क्वेश्चन सही होते, मेरा नेट JRF होता, है ना। जब खुद से आप बात कर रहे हो, आपके साथ दूसरा अदर पर्सन नहीं है, ये हो गया इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस है, वो है कम्युनिकेशन की बात, है ना, जो हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पे यही हो रहा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरों के इमोशंस को समझना। ठीक, तो ये हो गई, ये भी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से ही संबंधित है। एक शिक्षार्थी जो क्रियाकलापों, प्रयोगों और क्रियाओं के भौतिक हेरफेर के माध्यम से सीखना पसंद करता है, उसको किसमें क्लासिफाई किया जा सकता है? तो देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इसमें देखिए विजुअल स्पैटियल लर्नर, है ना, दृश्य स्थानीय जिसको कहते हैं, ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी के बारे में मैंने आपको बताया,
काइनेस्थेटिक लर्नर, ये सारे टर्म्स आपने किस में पढ़ रखे हैं, सब कम्युनिकेशन में पढ़ रखे हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर, है ना, तो सब लर्नर के भी बारे में है, कम्युनिकेशन के भी टर्म्स आ रहे हैं। तो आप कुछ नहीं कह सकते हो टीचिंग का है कि कम्युनिकेशन का है, कहाँ का है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है जो कि क्रियाकलापों, यहाँ पर बात कर रहा है एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। तो ये किस में होगा आपका, ये होगा काइनेस्थेटिक लर्नर में, ठीक है ना। तो ये हो जाता है काइनेस्थेटिक लर्नर। और इस हिसाब से कई तरह की मतलब जो लर्निंग स्टाइल होती है, इनके आधार पे अलग अलग जो है शिक्षार्थी, मतलब जो लर्नर होते हैं, जिनको लर्नर कह सकते हैं, शिक्षार्थी, न्यू लर्नर जो होते हैं, उनको कई तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जो है उनके स्टाइल के आधार पे, सीखने की क्षमता के आधार पे उनका कैरेक्टराइजेशन अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि दृश्य संबंधी, चित्र और प्रदर्शन के माध्यम से, श्रवण संबंधी, जब शब्द और ध्वनि के माध्यम से सीखने का प्रयास करें, सहज ज्ञान संबंधी, ये अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, या इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होगा, मैंने आपको कई बताया है कि जब हम विभिन्न तथ्यों से यहाँ पर नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। और डिडक्टिव, निगमनात्मक मतलब नियम, कि जब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू कई चीज़ों को डिस्कस किया और फिर हम एक नियम पे पहुंचे, ठीक है। तो निगमनात्मक में नियम की तरफ पहुंचते हैं। तो ये कुछ आपका बेसिक डिफरेंस होता है, जिससे आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। एक्टिव में क्या है, भौतिक गतिविधियां होंगी। चिंतनशील, थिंकिंग की बात करें तो यहाँ पर विचार विमर्श और आपका आत्मनिरीक्षण होगा, ठीक है। क्रमिक, यहाँ पर संबंधित चरणों की श्रृंखला, मतलब ग्रेजुअली। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे तो यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, हॉलिस्टिक जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये होगा गेस्टाल्ट जिसको बोलते हैं। अगर साइको की हम बात करें तो इसको गेस्टाल्ट कहते हैं, समग्र दृष्टिकोण, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू लिया जाता है। ये कुछ इसके क्राइटेरिया थे, जिसमें आपका यहाँ पे जो आंसर होगा काइनेस्थेटिक लर्नर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और देखिए नेक्स्ट है आपका, करीब हम 15 से ज़्यादा सवाल इस वीडियो में कर चुके हैं। कक्षा में विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव फॉर एकोमोडेटिंग लर्नर्स एंड विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर देखिए, ग्रुपिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ग्रुपिंग स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर एक है आपका, देखिए, प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक्टिविटी, और यहाँ है देखिए डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन प्राइमरी थ्रू। तो इसमें कह रहा है कि प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। कई ऑप्शन है, लेकिन आपको समझ के करना है कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पर ये आपका बी हो जाएगा 12 नंबर का, प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कौन सा कारक सीखने में बाहरी बाधा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है जो कि बाहरी बाधा है, मतलब एक्सटर्नल बैरियर की बात करें तो इसमें है आपका, ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो अंदर की बात हो गई कि मतलब आपकी अंदर से जो सेल्फ की बात आती है। लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, ये भी आपका खुद से ही होता है कि मेमोरी आपकी जितनी है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस भी आपका क्या है, सेल्फ मोटिवेशन वाला काम है। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन इन द लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में होता है वो होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के महत्व पर जोर देती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए वहाँ पर स्कैफोल्डिंग था जो कि एक प्रोसेस था, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी अवधारणा, जो लेव वाइगोत्स्की का कौन सा है, सोशियो कल्चर थ्योरी है। तो कौन सी इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया सहयोग, है ना। जब ये दोनों टर्म्स आपके आ गए तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए स्कैफोल्डिंग भी दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी दिया है। तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, ये है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ZPDB कहते हैं। कई बार आपको ऐसे भी लिखा होगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से जो कुछ सवाल बन सकते थे और PYQs। तो आई होप इससे सवाल आपके अब गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस टॉपिक से सवाल बनते हैं तो बिल्कुल सही होने चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा और आप अपने कमेंट्स बताइएगा।
और सवाल भी दीजिए जो आप लोगों के अगर पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं ताकि उन पर एनालिसिस किया जा सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।